नमस्कार दोस्तों, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यदि आप यूपी टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो अब तक आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो गया होगा, लेकिन अब आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। प्रैक्टिस करने से क्या होता है, एग्जाम हॉल में आपका समय कम लगता है और आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है और एग्जाम ओरिएंटेड है, साथ ही साथ सिलेबस के अकॉर्डिंग भी है। निम्नलिखित में से कौन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से संबंधित है? तो प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर। विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स साहब ने की थी, कलकत्ता में। इसका उद्देश्य था भारत एवं एशिया की भाषाओं, इतिहास, साहित्य, संस्कृति और प्राचीन ज्ञान का अध्ययन एवं संरक्षण करना। विलियम जोन्स साहब जो थे, ये प्राच्यवादी विद्वान थे और इन्होंने संस्कृत भाषा और भारतीय ग्रंथों से बड़े ज्यादा प्रभावित थे, चाहते थे कि इनका अध्ययन किया जाए। इस संस्था ने भारतीय इतिहास और पुरातत्व के विकास में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम जोन्स, लॉर्ड वेलेजली। तो इसकी स्थापना हुई थी वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य था मुस्लिम विधि मतलब मुस्लिम कानून, अरबी और फारसी भाषा की शिक्षा को प्रदान करना, ताकि प्रशासन करने के लिए नए नए योग्य व्यक्ति को तैयार किया जा सके। अंग्रेज चाहते थे कि मुस्लिम जो विधि है, कानून है और अरबी भाषा की जानकारी हो जाए, और यह संस्था जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में स्थापित प्रारंभिक शैक्षणिक संस्थानों में से एक थी। इसमें इस्लामी कानून, प्रशासनिक ज्ञान पर विशेष बल दिया जाता था। फ्रेंड्स, मुझे मालूम है जैसे जैसे एग्जाम करीब आ रहा है आपकी घबराहट बढ़ती जाती है और आत्मविश्वास कम होने लगता है। ऐसा होना स्वाभाविक है, घबराने की जरूरत नहीं। स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, इसीलिए मैं आपको तथ्यात्मक व्याख्या कर रही हूँ। कारण यह है फ्रेंड्स कि जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जरूरी नहीं कि मेरे ही क्वेश्चन आ जाए, लेकिन ये जो व्याख्या है ना, इस व्याख्या से आप बहुत सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जोनाथन डंकन के प्रयासों से 1791 में बनारस में स्थापित हिंदू कॉलेज का मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म शास्त्र, साहित्य एवं संस्कृत अध्ययन को प्रोत्साहित करना। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज, जिसको संस्कृत कॉलेज भी कहा जाता है, की स्थापना की गई जोनाथन डंकन के प्रयासों से। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म शास्त्र, न्याय शास्त्र, व्याकरण, साहित्य और संस्कृत भाषा के अध्ययन को बढ़ावा देना। यह संस्था भारतीय पारंपरिक ज्ञान और शास्त्रीय शिक्षा के संरक्षण के लिए स्थापित की गई थी। उस समय प्रचलित प्राच्यवादी जो नीति थी, उसके अंतर्गत भारतीय भाषाओं और ज्ञान परंपरा को बहुत महत्व दिया जाता था। यह शिक्षा व्यवस्था भारतीय संस्कृति के संरक्षण का भी महत्वपूर्ण उदाहरण है। भारतीय रीति रिवाजों एवं परंपराओं के अध्ययन का समर्थक गवर्नर जनरल कौन था? फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ये गवर्नर जनरल भारतीय रीति रिवाजों से कोई कंसर्न नहीं रखते थे, उसका कुछ उद्देश्य था। इनका नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग भारतीय समाज, संस्कृति और परंपराओं को समझकर शासन चलाने के पक्षधर थे, और इनका मानना यह था कि अगर हम भारतीय संस्कृति और सभ्यता को समझ करके हम शासन चलाते हैं तो भारत में लंबे समय तक टिके रह सकते हैं। उनके शासन काल में कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में हुई। उनका दृष्टिकोण प्राच्यवादी ओरिएंटल विचारधारा से प्रभावित था और उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा को प्रशासनिक दृष्टिकोण से उपयोगी माना। फ्रेंड्स, आगे के जो 10 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। 10 क्वेश्चन हिस्ट्री से है और 10 मैंने ज्योग्राफी से रखा है। प्राच्यवादी किसका समर्थन करते थे? भारतीय भाषाओं एवं पारंपरिक ज्ञान का। प्राच्यवादी वे विद्वान थे जो भारत की भाषाओं, साहित्य, धर्म और संस्कृति के अध्ययन और संरक्षण के समर्थक थे। उनका यह मानना था कि शिक्षा का माध्यम संस्कृत, अरबी और फारसी जैसी भाषाएं ही होनी चाहिए। विलियम जोन्स और वॉरेन हेस्टिंग्स ये दो प्रमुख ऐसे समर्थक थे। इसके विपरीत प्राच्यवादी अंग्रेजी शिक्षा और यूरोपीय ज्ञान के भी एक पक्षधर थे। यह विचारधारा भारतीय शिक्षा नीति के प्रारंभिक स्वरूप को प्रभावित करती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप डिजिटल युग में रहते हैं और हम सभी चीजों को व्यक्त करते हैं इमोजी के थ्रू, तो आप इसको एक्सप्रेस करने के लिए किसी न किसी इमोजी के थ्रू मुझे बताइए कैसा लग रहा है। ब्रिटिश काल में वर्नाक्यूलर भाषा से क्या आशय था?
स्थानीय अथवा देसी भाषा। ब्रिटिश काल में वर्नाक्यूलर शब्द का प्रयोग भारत की स्थानीय या देसी भाषाओं के लिए ही किया जाता था। इसमें हिंदी, बंगाली, मराठी, तमिल और तेलुगु जैसी भाषाएं आती थी। अंग्रेजी को प्रशासन और उच्च शिक्षा का प्रमुख साधन माना गया, जबकि भारतीय भाषाओं को वर्नाक्यूलर भाषाएं कहा जाता था। 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया, जिसका उद्देश्य था भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों पर नियंत्रण स्थापित करना, ताकि ब्रिटिश शासन की आलोचना ज्यादा अंग्रेज भारतीय न कर सके। फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा, ये उद्देश्य कई बार परीक्षाओं में रिपीट किया गया है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का उद्देश्य क्या था? सीटेट में कई बार पूछा गया है। वुड डिस्पैच 1854 की शिक्षा संबंधी मुख्य विचारधारा क्या थी? राज्य नियंत्रित और व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली का विकास करना। वुड डिस्पैच 1854 को भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की आधारशिला माना जाता है। इसका कारण ये था कि इसका उद्देश्य ये था कि ऐसे शिक्षा व्यवस्था को डेवलप किया जाए जिससे राज्य के नियंत्रण में संगठित रूप से शिक्षा व्यवस्था चलती रहे। इसमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा तीनों के लिए एक स्पष्ट संरचना बनाने की व्यवस्था की गई। साथ ही साथ अनुदान सहायता प्रणाली, मतलब विद्यालयों को पैसे दिए जाएंगे इस व्यवस्था को विकसित करने के लिए। विद्यालय निरीक्षण और शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी प्रस्तावित की गई। इसका उद्देश्य था शिक्षा को व्यवस्थित, प्रभावी और प्रशासनिक रूप से उपयोगी बनाना। वुड डिस्पैच 1854 में किस व्यवस्था को शिक्षा विस्तार का प्रमुख साधन माना गया? अनुदान सहायता प्रणाली। वुड डिस्पैच में अनुदान सहायता प्रणाली को शिक्षा के विस्तार का प्रमुख साधन माना गया और इसके तहत सरकार उन निजी विद्यालयों को आर्थिक सहायता देती थी जो निर्धारित शर्तों और मानकों को पूरा करते थे। इस व्यवस्था से शिक्षा का प्रसार बड़ी तेजी से हुआ और कई प्राइवेट स्कूल भी खुले और यह प्रणाली आधुनिक शिक्षा के विकास में बड़ी महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। वुड डिस्पैच 1854 की शिक्षा नीति का वास्तविक उद्देश्य किस विकल्प में सबसे उपयुक्त है? पश्चिमी शिक्षा का प्रसार और प्रशासनिक हितों की पूर्ति। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा, वुड डिस्पैच जो था ये भारत में भारतीयों को पढ़ाने के लिए या उनको शिक्षित करने के लिए नहीं आया था। ये सिर्फ इसलिए आया था ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रशासनिक हितों को पूरा किया जा सके। अंग्रेजों का उद्देश्य भारतीयों को शिक्षित करना नहीं था। शिक्षा का विकास नहीं बल्कि इसके पीछे प्रशासनिक उद्देश्य भी शामिल थे। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से एक ऐसा शिक्षित वर्ग अंग्रेज तैयार करना चाहते थे जो उनको ब्रिटिश कार्यों में सहयोग दे सके। इसमें भारतीय समाज में पश्चिमी विचार, जीवन शैली और शिक्षा प्रणाली का प्रभाव बढ़ा। हमने धोती पहनना छोड़ करके पैंट शर्ट पहनना और कोट पहनना, अंग्रेजों की तरह टाई लगाना शुरू कर दिया और हमारे मन में या दिलों में एक बात थी जो अपनी संस्कृति और सभ्यता के प्रति एक आदर था, तो धीरे धीरे कम होने लगा। अंग्रेज हमारे यही चाहते थे। इस प्रकार यह शिक्षा नीति प्रशासन दोनों उद्देश्यों को पूरा करने वाली थी। हमने ये समझ लिया कि अंग्रेजों की जो पाश्चात्य शिक्षा है वो बड़ी अच्छी है, इनकी संस्कृति बड़ी अच्छी है, परंतु ऐसा था नहीं। हमारी संस्कृति आज भी गर्व करने के योग्य है। वुड डिस्पैच 1854 में किस व्यवस्था ने आधुनिक शिक्षा प्रशासन की नींव रखी? शिक्षा विभागों की स्थापना और संगठित प्रशासनिक ढांचा बनाना। दोस्तों, मैंने आपको वुड डिस्पैच से संबंधित 4 से 5 क्वेश्चन करा दिए हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, अगर ये आता भी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वुड डिस्पैच में भारत में शिक्षा को एक व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचे के रूप में विकसित करने की शिक्षा दी। इसके अंतर्गत शिक्षा विभागों की स्थापना, निरीक्षण व्यवस्था, शिक्षक प्रशिक्षण और अनुदान प्रणाली की सिफारिश की गई। इन सभी सुधारों ने शिक्षा को एक संगठित, प्रभावी प्रणाली में बदल दिया। एक क्वेश्चन आपके लिए है, वुड डिस्पैच को भारत में किस नाम से जाना जाता है? आंसर दीजिए। इसको भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? शिक्षा का मैग्ना कार्टा नहीं, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। एक पूर्णिमा और अगली अमावस्या के बीच सामान्यतः कितने दिनों का अंतर होता है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अक्सर बच्चे गलत करके चले आते हैं, ध्यान दीजिएगा। 14 से 15 दिन। पृथ्वी जो चंद्रमा है, ये पृथ्वी के चारों ओर लगभग 29.5 दिनों में अपना एक चक्र पूरा कर लेता है। इस चक्र में पूर्णिमा और अमावस्या 2 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं। पूर्णिमा से अमावस्या तक का जो समय है 14 से 15 दिन का होता है। इसी कारण इसको एक पखवाड़ा कहा जाता है।
इसी अवधि में चंद्रमा की दिखाई देने वाली आकृति धीरे धीरे घटती जाती है और बाद में बढ़ती जाती है। पृथ्वी पर ऋतुओं के परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? पृथ्वी का अक्षीय झुकाव और परिक्रमा। पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन पृथ्वी के अक्ष के झुकाव, जो कि 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के कारण होता है। यह पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो अलग अलग भागों पर सूर्य की किरणें अलग अलग कोण से पड़ती हैं, कहीं पर स्लैंटिंग पड़ती हैं, तो कहीं पर जाकर डायरेक्ट पड़ती हैं। इसी से तापमान और मौसम में बदलाव होता है और दिन और रात की अवधि भी बदलती रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तारों के बारे में सही है? तारे स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तारों के बारे में जान लेते हैं। तारे जो है अत्यधिक गर्म गैसों मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बने खगोलीय पिंड होते हैं और इनमें नाभिकीय संलयन होता है, जिससे ये स्वयं प्रकाश और ऊष्मा को उत्पन्न करते हैं। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। तारे टिमटिमाते हुए हमें क्यों दिखाई देते हैं? तो उसका कारण यह है कि वायुमंडल प्रकाश को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खगोलीय पिंड को सही रूप में परिभाषित करता है? अंतरिक्ष में पाए जाने वाले प्राकृतिक पिंड। खगोलीय पिंड ऐसे प्राकृतिक पिंड होते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर अंतरिक्ष में पाए जाते हैं। इनमें तारे, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह ये सभी शामिल हैं। पृथ्वी स्वयं भी एक खगोलीय पिंड है। ये सभी गुरुत्वाकर्षण से जुड़े होते हैं और हमारे ब्रह्मांड का एक पार्ट है। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मैं आपको इस तरह के प्रैक्टिस सेट को हल करा सकूं और एग्जाम में आप आत्मविश्वास के साथ बैठ सकेंगे। सप्तऋषि तारामंडल के बारे में कौन सा कथन सही है? यह सप्तऋषि क्या है फ्रेंड्स? यहाँ भी ऋषि आ गए, भारत में तो ऋषि हैं ही। ये 7 प्रमुख तारे होते हैं। अब इन तारों के बारे में जान लेते हैं। सप्तऋषि तारामंडल आकाश में दिखाई देने वाला एक प्रमुख तारामंडल है। इसमें 7 तारे होते हैं जो एक विशेष प्रकार की आकृति बनाते हैं, जिसको करछुल हल जैसी आकृति, या पश्चिमी देशों में अगर आप देखेंगे तो इसको भालू जैसी आकृति भी वो लोग कहते हैं। ग्रेट बियर भी कहते हैं। तो आकृति के रूप में देखा जाता है। यह उत्तरी गोलार्ध में आसानी से दिखाई देता है। ग्रेट बियर से क्या तात्पर्य है? तो मैंने अभी बात की इसकी, तारों का समूह। ग्रेट बियर जो है तारों का समूह है और सप्तऋषि तारामंडल का ही दूसरा नाम है। भारत में सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। यह तारों का समूह है जो भालू जैसी आकृति बनाता है। यह कोई ग्रह या आकाश गंगा नहीं है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो पुराने जमाने में दिशा को पहचानने में किया जाता था। ग्रहों के बारे में सही कथन क्या है? ग्रह तारों के चारों ओर घूमते हैं। ग्रह वे खगोलीय पिंड होते हैं जो किसी भी तारे के चारों ओर अपनी निश्चित कक्षा में घूमते हैं। इनका कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। वे सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं और ग्रह निरंतर गति में रहते हैं। उपग्रह क्या है? सैटेलाइट। ग्रह के चारों ओर घूमने वाला खगोलीय पिंड। उपग्रह वे खगोलीय पिंड होते हैं जो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, ये आप सभी जानते हैं। मानव द्वारा भी कई कृत्रिम उपग्रह बनाए गए हैं। ये संचार, मौसम और जीपीएस में उपयोग किए जाते हैं। प्लैनेट शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो प्लैनेट शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा के प्लैनेट से लिया गया है और जिसका अर्थ है भटकने वाला। प्राचीन खगोलविद इन्हें ऐसे पिंड उन्होंने माना है। तारों की तुलना में ये अपनी स्थिति को क्या करते रहते हैं? बदलते रहते हैं। जो ग्रह होते हैं, सभी ग्रह आपको मालूम है, जितने भी प्लैनेट्स हैं सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और इनके पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। उन ग्रहों की पहचान कीजिए जिनके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। बृहस्पति और शनि। सौर मंडल में कुछ ग्रहों के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। सबसे प्रमुख ग्रह इसमें है शनि, और जिसके स्पष्ट छल्ले दिखाई देते हैं। बृहस्पति, अरुण और वरुण के भी हल्के हल्के छल्ले हैं। शुक्र, पृथ्वी और बुध के चारों ओर किसी तरह का छल्ला या वलय नहीं है। दोस्तों, अगर आपने इस प्रैक्टिस सेट को बहुत ध्यान से पढ़ा है, देखा है और मेरे बाकी प्रैक्टिस सेट को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको
कमेंट बॉक्स में देना है, ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी ग्रह स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, सभी तारे ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं, ग्रह और उपग्रह दोनों स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, और डी है उपग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। आंसर दीजिए फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में, ऑप्शन कौन सा सही है, ए बी सी डी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें एक लाइक जरूर दें, दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को शेयर करें। अगर आप इसी तरह के प्रैक्टिस सेट को और करना चाहते हैं परीक्षा तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।